बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आइंदा माली साल 2025 और 26 के बजट के जो है वो मौके पर जो मुतवक्का बजट है उस पर जिसकी तैयारी हतमी मराइल में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। हुकूमत की कोशिश है कि इस बजट को के ज़रिए मईशत को इस्तेहकाम दिया जाए, टैक्स नेट में वसी किया जाए और आम आदमी को रिलीफ फराम किया जाए। दूसरी जानिब पर दिफाई बजट में इजाफा, बैंक डिपार्ट्स पर टैक्स और नॉन फाइलर के गिरद घेरा तंग करने जैसे फैसले भी ज़ेरे और हैं। हम ये जानते हैं कि हम जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली कि ये बजट किस तबके के लिए कितना फ़ायदेमंद या नुकसानदेह साबित हो सकता है और क्या इस बार वाकई आम शहरी को कुछ रिलीफ मिलेगा या सिर्फ अदादो शुमार का खेल होगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र मोतीवाला साहब ने, जो कि बिजनेसमैन है, इकोनॉमिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। सर, बता दीजिएगा आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को दिए जाने वाले रिलीफ को आप कैसे देखते हैं? क्या ये बजट जो है वो आम आदमी के लिए फ्रेंडली बजट होगा या उसके ऊपर मजीद टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा? देखिए, दो आपने क्वेश्चन पूछे एक साथ। पहले तो ये कि उस पर अभी तक कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई रिलीफ मिलेगा तनख्वाहदार को कि नहीं, क्योंकि आईएमएफ बिल्कुल रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको अपनी जो एडवांसमेंट की हुई है, जो पैसे लगाए हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, उसको वो सेफ गार्ड कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन से कलेक्शन लेकर वो उसको राइट ऑफ करना चाहता है। दूसरी तरफ आप देखो कि भाई जगह है गवर्नमेंट को, इंटरेस्ट रेट जो घटा है उसके लिए उसके पास जगह है कि वो जो इंटरेस्ट रेट की कॉस्ट होती है, जो हमने कर्जे लिए हुए हैं, वो कम हुई है। लेकिन वो रिलीफ भी आईएमएफ नहीं देना चाह रही या दे नहीं सक रही है, देने का मना कर दिया है, जो भी आप समझे। दूसरा ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई आम आदमी के लिए, तो अभी तक तो ये डिबेट चल रही है। अब 3-4 दिन रह गए हैं, ईद की छुट्टियों के फौरन बाद ये बजट है। पूरी मार्केटों में अभी तक नहीं पता है कि इकोनॉमिक सर्वे कब आएगा, 10 तारीख को कैसे देंगे, जब तक 9 तक तो ईद की छुट्टियां हैं, उसको आप वर्किंग डे में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। यानी एक अजीब गरीब कंफ्यूजन है। पहले 3 तारीख का था, फिर 10 तारीख हुई, अब 10 को आगे करेंगे, तो ये इन्वेस्टर्स को शेकअप करेगा कि बजट क्यों नहीं पेश किया जा रहा है, क्या मसाइल हैं, जबकि ऑयल प्राइसेस भी कम हैं, डॉलर रुपये की पैरिटी भी स्टेबल है, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहे हैं। नीचे इंटरेस्ट रेट के आने की वजह से हमारे पास जगह भी बनी है, इन्फ्लेशन अच्छी तरह कंट्रोल्ड है। और एक आज सुबह से खबर चल रही है कि भाई वो जो है उसका रिलीफ देना चाह रहे हैं कि टैक्स लगा दें जो फिक्स्ड इनकम पर हैं, और उसका टैक्स से फायदा उठाकर उसका रिलीफ दे दें तनख्वाहदार पर। वहाँ पर भी डिबेट चल गई है कि भाई वो जो सीनियर सिटीजन है, तो ऑलरेडी जो नीचे इंटरेस्ट रेट जा रहे हैं उससे उनको उनके जो नफ़े हैं, जो उनके मुनाफे हैं, जो उनके पेंशन है, वो कम हो रही हैं। तो इसको किस तरह हैंडल करेंगे? यानी बहुत ही इंटेलिजेंट जगलर को अंदर जाना पड़ेगा इस सब को बैलेंस आउट करने। ठीक, ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन किया है राशिद हाशमी साहब ने, PMLN से उनका ताल्लुक है। उनको वेलकम करते हैं और सवाल कर लेते हैं। राशिद साहब फरमा दीजिएगा, जैसे कि ज़फ़र मोतीवाला साहब फरमा रहे हैं कि जो टैक्स रिलीफ है वो क्योंकि IMF का एक बर्डन भी है उसमें शामिल, और हुकूमत के लिए अवामी बजट फ्रेंडली होना इसमें जो है वो इस साल नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? किस तरीके से हुकूमत बजट आवाम के लिए फ्रेंडली करने जा रही है? क्या रिलीफ देने जा रही है आम आदमी को खास तौर पे? देखें जी, बजट तो एक सालाना एक्टिविटी होती है कि जिसकी बुनियाद पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने टैक्सेस लगेंगे, कितनों में छूट मिलेगी, कितनी तनख्वाहें बढ़ेंगी और कितना एक आम गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो वो है वो कैसे कहते हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही सही से? जी 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 जी, हाँ जी। लेकिन जो इससे पहले ये देखें कि जो अभी ज़फ़र साहब ने भी फरमाया, उन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है,
वो सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत ने जब उनमें कमी सिर्फ नहीं बल्कि नुमायां कमी की, यानी कि 35 पॉइंट से अबव 37-8 तक जो इन्फ्लेशन थी, जो अब जो सिंगल डिजिट में है 1 पॉइंट समथिंग पे आ चुकी है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट भी नियरली जो ना वो पहले कोई 22-23% पे था, जो कि अब 11-12 पे है, तो हाफ थ्रेशोल्ड पे अभी वो इंटरेस्ट रेट भी है। तो इसके लिए कोई हुकूमत ने देखें कोई इस चीज़ का इंतजार नहीं किया कि बजट आएगा तो उसके लिए हम जो ना देखें, ये जब हुकूमत ने चीज़ों को देखा कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, उन्होंने उसको दिया है। तो देखें, अगर अब आप ये स्पेसिफिकली एक्सपेक्ट करें कि इतना बड़ा जो विद इन लास्ट 3-4 मंथ्स में सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसके बावजूद भी अगर आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा टेंजिबल चीज़ें एक्सपेक्ट करें, तो देखें हुकूमत ऑलरेडी, मेरा ख्याल है कि अगर आप सिर्फ अगर तनकीद करना चाह रहे हैं तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज जो ना वो एक अच्छी जो ना वो हुकूमत ने वो जो ना रिलीफ ऑलरेडी दे दिया हुआ है। अच्छा, अब राशिद साहब ये फरमा दीजिएगा, आईएमएफ का कितना इन्फ्लुएंस इस बजट में शामिल है? और वो तो ऑब्वियसली जो है वो जाहिर सी बात है, आईएमएफ का बजट, आईएमएफ का इन्फ्लुएंस तो खास तौर पे होगा, मगर उसको ओवरकम करने के लिए हुकूमत किस तरीके से टैकल करेगी आईएमएफ को इन तमाम सिनेरियो पे? कितनी कोशिश, कितना प्रिपेयर हो चुकी है? देखें, हुकूमत की हमेशा से जो ना वो आईएमएफ के लेके जो है वो मेरा ख्याल में कि बहुत अच्छी तैयारी रही है। अब आप ये देखें कि हालिया जो इंडिया के साथ जंग के जो मामला चल रहे थे, उन दिनों में भी कोई आईएमएफ की से जो एक जो है वो को किस रिलीज होनी थी, तो उसमें बड़ा प्रेशर था कि पता नहीं होती है नहीं होती, को दबाव डलवाया जाए इंडिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से या किसी और की तरफ से। तो लेकिन आपने देखा कि चूंकि हमारी एक टीम वर्क है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जिस तरह चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उसके बाद हमारी जो नायब वज़ीर आज़म है वो पहले देखें उनका एक एक्सपीरियंस है वज़ारत ख़जाना में, वज़ीर ख़जाना साहब हैं, उनकी मेहनत है, तो एक सारा एक अच्छा टीम वर्क है, जिसकी वजह से जो आपने देखा कि जंग के क्रूशल 3 दिनों में भी हमें जो ना वो जो है ना वो रोकी नहीं गई। माजी में चीजें रुकी हैं, इसमें मैं कोई दूसरी राय नहीं कर रहा कि आज से 2-4 साल बाद, पहले अगर आप कहें फलां मौके पे भी हमारा जो ना वो फलानी जो ना वो इंस्टॉलमेंट मिलनी थी हमें आईएमएफ से, वो डिले होगी, बिल्कुल हुई है, लेकिन इस क्रूशल मौके पे वो क्यों रिलीज होगी? बिकॉज हमारी कमिटमेंट्स जो हैं वो हमने आईएमएफ के साथ, जिस तरह इमरान खान ने क्या किया था कि उसने आईएमएफ के साथ कमिट किया था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो पेट्रोल के ऊपर जो है इतने टैक्सेस को इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन जब इमरान खान ने देखा कि जो हुकूमत जा रही है तो उसने ना कीमतें जो बढ़ाने की बजाय वो जो ना 10 या 20 रुपए गालिबन, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, वो कम कर दिया अपने आखिरी दिनों में। तो उसमें अब हुआ ये कि देखें, ये आईएमएफ के साथ जो माहदे होते हैं, ये कोई आसिफ जरदारी हुकूमत, नवाज शरीफ हुकूमत या इमरान खान हुकूमत की नहीं होती, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के जो ना वो आपके जो माहदे होते हैं। तो जब आप उन माहदों की खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो फिर आपको फिर वो एक टफ टाइम देंगे। तो इसमें देखें, हमें जो है एक सियासी इख्तलाफात को अपनी जगह पे रखना चाहिए, पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हमारे, इसी वजह से शेख रशीद तक ने भी कहा था कि इमरान खान जाती दफा जो है माशी बरूदरी सुंगे जो है वो बचा गए हैं। अब ये देखें कि इन लोगों का सैडली जो है मैं को पोलिटिकली अगर आप देखें कि इन लोगों का हमेशा से ये रहा है कि हम लोग जी आईएमएफ को खत लिखेंगे, ये पीटीआई की जो केपीके गवर्नमेंट का रही है, अगर ये फलाने को ना मिलने दिया गया इमरान खान के साथ तो हम जो ना वो आईएमएफ वाली मीटिंग्स में जो ना वो उसमें हिस्सा नहीं बनेंगे, केपीके गवर्नमेंट का ये बयान आ रहा था ये। तो अब खुदारा आप एक पता नहीं क्या मामला हैं, किसी की मुलाकात हो रही है, किसी की नहीं हो रही, वहां पे अगर 100 बंदों की हो रही है तो ये कह रहे होंगे 200 की करवाएं, 150 की करवाएं, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप खुदा के लिए साइड पे नहीं रख सकते कि आप एक इंटरनेशनल जो आपके सॉवरन जो मायदे हैं उनके दरमियान में उसके आड़ में ना लेके आए, ताकि उस पर जो है हमारी जो है वो हमारी इकोनॉमी कौन सी पहले इतनी अच्छी है, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मौजूदा गवर्नमेंट में बहुत बेहतरी की तरफ आए हैं और एक ठोस इकदाम हो रहे हैं, कोई फॉल्स इकोनॉमी नहीं है, कोई कर्जे नहीं मिले हुए थे कि जो कोविड के दिनों में कि जिसको यूटिलाइज करके आप जो ना अपनी जीडीपी को बढ़ा के पेश करते रहे, तो इमरान खान की तरह। तो हम लोगों ने इसको टेंजिबली किया। और मैं एक चीज़ यहाँ पे आपके नाजरीन के नॉलेज में लाता चलूँ, लोगों को ऑलरेडी पता भी है कि 2016-17 में अगस्त 16 में जो पाकिस्तान ने आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म करके आईएमएफ को गुड बाय कह दिया था।
तो ये जब इसहाक डार साहब जो है वो वजीर खजाना थे, तो मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो उस वक्त पाकिस्तान ने IMF के तमाम जो प्रोग्राम्स हैं वो स्केड्यूल प्रोग्राम को टाइम पे ख़त्म करके IMF को गुड बाय कह दिया था जी उस वक्त। तो ये चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, आप जाके इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। बाहर के आप लोग नॉलेजेबल लोग हैं, आपको इस चीज़ का इदराक भी होगा। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि फिर आपने देखा कि इन लोगों ने जब इनकी हुकूमत इनको नस्ब किया गया PTI वालों को, तो पहले तो ये डिसाइड करते रहे कि हमने IMF के पास जाना है, नहीं जाना, हम खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। भाई IMF के पास जाना है या जाना, ये कोई इज्जत या बेइज्जती का मामला नहीं होता। आपने अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को देखना है। कोई भी बंदा, कोई भी हुकूमत, कोई भी शख्स शौक से कर्जा नहीं लेता अनटिल अनलेस आपने कहीं भी याशी करनी हो। लेकिन ये कि जब जरूरत है आप चले जाएं, आप रीजनेबल वहां पे उनके साथ बार्गेनिंग करें, तो आप अपने आप को वो बेल आउट करके तो अपने उस माशी गर्दाब से निकल के फिर बाद में मैं जफर साहब के पास आऊंगा। जफर साहब फरमा दीजिएगा, जैसे राशिद साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि बेहतर से बेहतर बजट लाए, मगर 2016 में बकौल राशिद साहब के फरमा रहे हैं कि हमने गुड बाय कर दिया था IMF को, मगर खान साहब की दौरे हुकूमत पे IMF की तरफ फिर से रुजू किया गया और अब हुकूमत इस दफ़ा ये दावा कर रही है कि आखिरी दफ़ा IMF की तरफ हम लोग गए हैं। तो क्या लग रहा है कि वाकई मईशत बेहतर हो रही है या ये इस वक्त आर्जी बेहतरी आई है और फिर जो है वो आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि जैसे हम अपनी कैपिटल मार्केट में कहते हैं कि डायरेक्शन लेस है, कुछ अच्छी बातें हो रही हैं, कुछ मुश्किल बातें हो रही हैं, कुछ बुरी बातें हो रही हैं, यानी आसानी नजर नहीं आ रही है। और ये ब्लेम गेम तो मेरे ख्याल में कायदे आजम के टाइम से कि कायदे आजम ने पाकिस्तान क्यों बनाया वो उधर से चल रहा है। तो ये ब्लेम गेम तो चलता रहेगा पॉलिटिशियंस में। फिर अपना मिलिट्री जब हुकूमतें आई, मैं तो अभी भी ये मानता हूँ कि मुशर्रफ का दौर जो हमने देखा है उसमें हम लोगों ने रियलिटी में जो है अपनी करेंसी की स्ट्रेंथ देखी, 2.5% का इंटरेस्ट रेट देखा, डॉलर रुपये की पैरिटी 60-61 पर, अपना दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान हुआ और GDP 7.5% पर हुई। और अपनी आंखों से मैंने सेल्फ असेसमेंट में लोगों को लाइन में लगते देखा कि हमसे टैक्स ले लो। बाकी तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। भुट्टो के टाइम का नेशनलाइजेशन देखा है हमने, वो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अयूब खान की देखी है फैमिली ने, और वो भी देखा है जब बांग्लादेश बन गया और ईस्ट पाकिस्तान से दूर हो गए वो लोग। तो ये सब चीजें देखते हुए उसका इकोनॉमी पर क्या क्या इफेक्ट आता है वो तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि मुशर्रफ का टाइम और अब का टाइम देखते हैं तो लोगों की जो हंसी थी वो बंद हो जाती है कि कहाँ 2.5%, कहाँ 22%, कहाँ 60 रुपया, कहाँ 300 रुपया, कहाँ अपना 2.5-3% की GDP और कहाँ 7.5% की GDP। कहाँ टैक्सेशन के लिए ये हो रहा है कि FBI नोटिस देती है, टाइम लिमिट देती है और फौरन किसी के अकाउंट में चली जाती है। अभी आपने मुझे बताया था डॉक्टर इख्तियार बेग भी आएंगे, उन्होंने उस जो बेचारा का विक्टिम है उसके लिए आवाज भी उठाई है। तो ये सब चीजें टैक्स को इस तरह नहीं कलेक्ट किया जाता है। टैक्स को अलग एरियाज, अलग पाई में जाकर करना पड़ता है कि भाई आप एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाओ, आप प्रॉपर्टीज पर टैक्स ऑलरेडी लगा चुके हो, आपने वो इंडस्ट्री भी बंद कर दी। सिवाय ब्लू आइड बॉय एग्रीकल्चर के कोई ब्लू आइड बॉय नहीं है। तो ब्लू आइड बॉय उसको जो अभी कैश काउ भी है उसकी तरफ आप नजरें करें ना, उधर तो हिम्मत नहीं होती है। छोटे सिटीज में भी जाने की हिम्मत नहीं है FBR की कि वो जाकर कोयटा, सखर, इस एरिया में जाकर मीरपुर उधर से कोई टैक्स कलेक्ट कर सके। आप एक चार्ट बनाइए कि उसे देखिए कि कराची नंबर 1 पर है तो नंबर 4 पर लाहौर आ रहा है, नंबर 7 पर रावलपिंडी आ रहा है, नंबर 11 पर इस्लामाबाद आ रहा है। यानी इतना गैप से आ रहा है। इट्स लाइक कि भाई बोलना नहीं चाहिए, अमिताभ बच्चन की जो फीस थी उसके बाद डायरेक्ट जितेंद्र और धर्मेंद्र 70s में 1/10 ऑफ उस पर आते थे। तो ये
जो है ना ये इनबैलेंस, और बिटवीन सिटीज, बिटवीन एग्रीकल्चर एंड बिजनेस, बिटवीन इंडस्ट्री, ये बहुत ही मार रहा है। हम तो बजट में एक ही बात कर रहे थे कि भाई जो तनख्वाहदार हैं उनको रिलीफ दो, और जो इंडस्ट्रियां को मार पड़ रही है हाई इलेक्ट्रिसिटी के बिल से, हाई गैस के बिल से, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल से, पानी के बिल से, उसको संभालो। अब वो गवर्नमेंट को संभाल भी नहीं सक रही है और IMF उसका अलाउ भी नहीं कर रही। ठीक, अच्छा जफर साहब ये फरमा दें कि आप क्योंकि इकोनॉमिस्ट हैं और बिजनेसमैन भी हैं, क्या बैंक डिपॉजिट बजट जो बचत स्कीमें हैं और पेट्रोल पर जो टैक्सेस बढ़ाने से मईशत को नुकसान पहुंचेगा या फायदा होगा, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में कल भी बोला था कि एक इलास्टिसिटी होती है। आप बहुत इलास्टिक को खींचेंगे ना, रबड़ को बहुत, वो टूट जाता है। आपको बैलेंसिंग करनी पड़ती है कि कितना टैक्स बर्दाश्त कर सकती है इकोनॉमी, कितना उसको रिलीफ देकर इकोनॉमी को सर्वाइव किया जाए। यानी सर्वाइवल करवाना भी तो एक काम है ना हुकूमत का। टैक्सेशन ही टैक्सेशन नहीं है, सर्वाइवल। तो भाई इंडिया इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करे। अब आप देखो, ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हाई है। अब पाकिस्तान में $1.50 की एक टी शर्ट बन रही है, तो बांग्लादेश 90 सेंट में बना रहा है। हमको कौन पूछेगा? हमें तो कोई नहीं पूछेगा कि भाई आप ये कर सकते हो कि नहीं। वो तो धड़ाधड़ इंडस्ट्रियाँ लग रही है। पॉलिटिकल क्राइसिस होने के बावजूद भी इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस होने के बावजूद भी, अभी हम एक प्रोग्राम में थे, मैं जुबैर मोतीवाला, आरिफ हबीब साहब, और बड़ा ही अच्छी बात की कि जो जुबैर ने कि भाई जो 5 हमारे कॉम्पिटिटर हैं, अब तो कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड तो पहले ही था, वो भी अब आ गए हैं। इन 5 की आप इनपुट जो है रॉ मटेरियल की, उसकी कॉस्ट निकालें और हमारी कॉस्ट निकाल लें US डॉलर में, कंपैरेटिव हो जाएगा ना आपका कि भाई क्या कौन कितने में इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, पानी दे रहा है, गैस दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, और हमारी देख लीजिए। जी हेलो, ठीक, मैं राशिद हाशमी साहब से सवाल कर लूंगा। राशिद साहब फरमा दीजिएगा कि टैक्स नेट में जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको क्या रिलीफ मिले जा रहा है? उसमें नरमी होगी, उसमें सख्ती होगी, या मजीद टैक्सेस का जो है वो बोझ आवाम के ऊपर, खास तौर पे जो छोटे ताजिर हैं उनके ऊपर डाल दिया जाएगा? देखें जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज के ऊपर कमेंट करूंगा। जो जफर साहब ने फरमाया कि मुशर्रफ दौर की ये इकोनॉमी की बात कर रहे थे, जी। तो परवेज मुशर्रफ मरहूम, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे। जो बंदा इस दुनिया में नहीं है उसके लिए तो दुआ ही की जा सकती है जी। और हमारी तरबियत भी यही है, घरेलू भी और सियासी तरबियत भी यही है कि गालम गलौज से इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन मरहूम ने अपनी किताब में इस चीज का एतराफ किया था कि उन्होंने जो ना जंगी कैदी बेचे, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो वो वक्ती तौर पे जो एक खुशहाली आई, बिल्कुल आई। हर बंदे ने गाड़ी निकलवा ली। जो ये बातें कर रहे हैं 110% वो बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट दुरुस्त हैं, लेकिन उसकी बाद में पाकिस्तान को क्या कीमत अदा करना पड़ी। 80,000 से जायद जो है वो हमारे सिविलियन और जो आर्मी पर्सोनल जो है ना वो शहीद हुए। उसके बाद इकोनॉमी को जितना नुकसान उस पूरे उसके बाद दहाइयों तक जो पहुंचा है, 1-1.5 दहाई तक, उसके लिए हमें ऑपरेशन करने पड़े। रद्दुल फसाद, ज़रबे स्वाद का ऑपरेशन, मतलब मैनी मोर, जिनके शायद मुझे अभी नाम भी ज़हन में नहीं आ रहे। तो देखें, आप अगर ये कहें कि हमने जो ना वो ये करके तो ये उस वक्त एक वक्ती तौर पे एक ब्लिंग ब्लिंग वाली सिचुएशन कायम कर दी थी, तो फिर मतलब है कि उसके बाद में जो प्राइस जो पे की है तो वो सियासी हुकूमतों ही ने पे की है। तो वो सारा जो मलबा जो गिरा है वो सियासी हुकूमतों को ही उठाना पड़ा है। और उसके बावजूद भी जब मुल्क में जो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने 14,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगाए थे। उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि उनके ऊपर फलां थोड़ा महंगा था, फलां सस्ता था, फलां बेहतरीन था। वो जहां जैसे की जरूरत पे जब लगाए गए थे, तो वो उस वक्त अगर ना लगाए जाते तो पाकिस्तान लिटरली जो है वो गार के दौर में था उस वक्त, जो वहां पे सिचुएशन छोड़ के गए होते। पिछले उन्होंने अगर लगाए होते, अपने हिस्सा बकदरे जुस्सा डाला होता, तो वो पाकिस्तान उस वक्त बिल्कुल ब्लैंक या ब्लैकआउट ना होता लोड शेडिंग के हवाले से। अब मैं हवाला दिया कि 4 अगस्त 2016 की भी आप ये जाके न्यूज पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान ने उस वक्त गुड बाय कहा था, बावजूद के बहुत ज्यादा क्राइसिस में हमें हुकूमत मिली थी 13 में। इन्होंने बात की कि $60 इतने का पेट्रोल, इतने का। भाई हमारे दौर में भी जब
8 रुपए बिजली का यूनिट था तो ये धरनों में खड़े होकर बिजली के बिल जलाया करते थे। बिल्कुल। जब 62-64 रुपए लीटर पेट्रोल था तो असद उमर जो ना उस वक्त कहता था कि 40-45 पे पेट्रोल दें। ये हमारे ही अच्छा राशिद साहब, हमें ज्वाइन मैं किया एक है। बात करूंगा कि हमारी हुकूमत में ही जो ना 104-4.5 रुपए पे जो डॉलर जो है वो 4.5 साल जब तक मियां साहब जो वो रहे हैं उसके नीचे नीचे रहा। 98, 102, 104 से ऊपर नहीं गया डॉलर। उसके बाद जो फ्री फॉल राइस हुआ है वो डॉलर का, वो किसी भी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहा। वजह क्या थी कि जब आप इस तरह के चेहरे नस्ब करेंगे तो उनके फिर वो आपको फिर जो प्राइस पे करनी तो बाद में। ठीक। अच्छा राशिद साहब, हमें ज्वाइन किया है मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने, उनको वेलकम भी करते हैं और सवाल भी कर लेते हैं। मिर्जा साहब फरमाते हैं, तरक्याती बजट में 4000 अरब रुपए की तजावीज क्या माशी तरक्की के लिए काफी होगी? देखिए, जितने भी पीएसडीपी होते हैं जिनको तरक्याती मंसूबों के लिए फंड कहते हैं, वो मुल्क में माशी तरक्की की बेहतरी की तरफ काम करते हैं। नई जॉब क्रिएशन होती है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है, रेवेन्यू उन एक्टिविटीज से जनरेट होता है और ये आपकी खुशहाली का बायस बनती है। अब हमारे पास वसाइल इतने नहीं है कि हम पीएसडीपी को चारों सूबे और फिर क्योंकि बल्तिस्तान और कश्मीर में ऐसे मंसूबे करें बड़े जो माशी बहाली के लिए जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद जो भी अमाउंट मुख्तस किया जा रहा है वो अमाउंट उन्होंने बात की है कि हम वो मंसूबे उसमें तरजीहात पे देंगे जो अवाम मासिस को जिसकी जरूरत है। M6 M10 के 2 मंसूबे हैं वो इस बजट के हिस्सा बना रहे हैं। M6 हैदराबाद सक्खर हाईवे है और M10 पोर्ट से केपीटी से निकलता है और वो अप कंट्री तक जाता है। मंसूबे तो हम ऐलान कर देते हैं, लेकिन ये बड़ी बदनसीबी होती है कि उसमें आधे से ज्यादा फंड्स वो बहुत मुश्किल खर्च कर पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वो एक एफिशिएंसी और कैपेसिटी की जो बात है वो इसको मशकूक बना देती है इसके सम्राट को। इस बार भी यही है कि अगर पीएसडीपी के फंड्स 70-80% खर्च हो तो आपको मकासद नजर आते हैं जिसके लिए ये फंड मुख्तस किए गए हैं। लेकिन हमारी कैपेसिटी समहाउ अगर पिछले 10 सालों का भी निकालें तो जवाब आपको यही मिलेगा कि हम मुश्किल 50% फंड खर्च कर सके हैं जो टोटल बजट में ऐलान हुए थे या एलोकेशन हुई थी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अमाउंट बढ़ाने की बात नहीं करूंगा बल्कि उसकी यूटिलाइजेशन और कैपेसिटी को बढ़ाने की भी बात करूंगा, क्योंकि वो फंड्स उस वक्त तक बेकार है जब तक वो यूटिलाइज नहीं हो जाते। अच्छा मिर्जा साहब, ये फरमाते हैं आपके ख्याल में हुकूमत की बजट पॉलिसीज महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हो सकेंगी? किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपका तजिया क्या है कि आने वाला बजट किस तरीके का होगा? क्या सिनेरियो आने वाला बजट के लिए हो सकता है? जी में हमें महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे ये लगा रहे हैं 100 रुपए पर लीटर है शायद, और कार्बन लीवे लगा रहे हैं 5 रुपए फी लीटर है। ये सब चीजें पेट्रोलियम मसूआत की कीमतें महंगा करेंगी और जब कीमत महंगा करेंगे तो अफरात-ए-ज़र में भी इजाफा होगा, महंगाई में भी इजाफा होगा। लिहाजा ये लीवे के बिजनेस कमेटी अगेंस्ट है कि ये आप जो है ना लगाएं, लेकिन IMF की डिमांड है जिससे आपने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब साइन किया था उसमें आपने सदर पाकिस्तान तक साइन करे उसमें, लिहाजा अब आप इससे हट नहीं सकते, इस पे आपको आना ही आना होगा और ये महंगाई और में इजाफा कर सकता है। अच्छा, आम ताजिर जो छोटे ताजिर हैं वो किस आप कैसे समझ रहे हैं कि वो टैक्स का जो बोझ है वो उठा पाएंगे इस बजट के बाद, या उनके लिए और मुश्किलात पैदा हो सकती है? जो छोटे ताजिर हैं, बड़े ताजिर तो अफोर्ड कर सकते हैं, छोटे ताजिर हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जिन्होंने अपने गोशवारे जमा नहीं कराते, उनको तो बड़े सख्त कानून बन रहे हैं इस बार, क्योंकि ताजिर दोस्त स्कीम कामयाब नहीं रही है।
टैक्स नेट में लाने के लिए। और टैक्स नेट पे जब आप लाएंगे तो वो डॉक्यूमेंटेशन आप इकोनॉमी की तरफ उनको जाना होगा। लेकिन इसमें जो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो लोग जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, जो NTN नंबर लिया है, जो गोबाशारे अपने रिटर्न इनकम टैक्स के जमा करा रहे हैं, हमें उनके ऊपर मजीद बोझ और भार नहीं डालना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यही है कि पिछली बार भी सैलरी क्लास पे सबसे ज्यादा बोझ पड़ा, और वो सैलरी क्लास के वो लोग थे जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड होते हैं, जो अपनी तनख्वाह से एटसोर्स उनके मालकान तनख्वाह काट के और ये जमा करा देते हैं रिटर्न्स के साथ। तो हमें इसमें ये देखना है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, जो नॉन डॉक्यूमेंटेड लोग हैं, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए ज्यादा जोर हमें देना चाहिए, न कि वो लोग जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं। अच्छा मिर्जा साहब, ये भी फरमा दें, क्या मालियाती फैसलों में जो सूबों की राय उसको शामिल किया जा रहा है, या सिर्फ वफाकी जो है वो फैसले लिए जा रहे हैं इस बजट में? देखिए, बजट में सूबों की मशावरत मुझे इतनी ज्यादा नजर नहीं आई है। बिजनेस कम्युनिटी की मशावरत, मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस और रेवेन्यू का भी मेंबर हूँ, कॉमर्स का भी मेंबर हूँ, और इकोनॉमिक अफेयर्स में हूँ। उसमें कराची चैम्बर, एप्टमा, आबाद और फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन, जूस काउंसिल, इन सब के लोगों को हमारी कमेटी में हमने बुलाया है। इन्होंने अपने मसाइल बतलाए हैं, वो हमने फॉरवर्ड करें। अच्छा, क्या वजह है सूबों की मुशावरत क्यों नहीं ली जा रही है? सूबे खुद मुशावरत नहीं दे रहे? नहीं, सूबों के जो मंसूबे हैं वो तो प्लानिंग कमीशन ने मरकज के साथ और मरकज ने सूबों के साथ डिस्कस करे हैं। लेकिन बाकी तारमीम तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार है अपनी मंसूबों की और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो उस पे उस सूबों में मुझे ज्यादा इतना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नजर नहीं आया। तो सर, क्या लग रहा है, सूबों की अगर मुशावरत शामिल नहीं जो है वो की जा रही, तो सूबों को उससे नुकसान नहीं होगा? अगर छोटे सूबों की बात करें तो उनको ज्यादातर नुकसान नहीं है? नहीं, जो बड़े प्रोजेक्ट है, जैसे K4 का प्रोजेक्ट है जो मरकज का है, और वो हमारी कराची की लाइफलाइन है पानी के, और दूसरे प्रोजेक्ट इस तरह से हैं, ये यकीनन मरकज के साथ ज्यादा इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के साथ इनको लेके चलना होगा। और अच्छा मिर्जा साहब, आपसे आखिरी सवाल करूंगा, फॉरेन रिजर्व में किस तरीके से बेहतरी लाने जा रहे हैं? पाकिस्तान इस वक्त क्या जो है वो इस वक्त कोशिश कर रही है, और क्या लग रहा है आपको, क्या जो बिटकॉइन के ऊपर माइनिंग है वो फायदेमंद और सूदमंद साबित होगी? ये मैंने एतराज किया था अभी 2 दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी जो बराए फाइनेंस है, और उसमें हमने ये कहा कि आपने क्रिप्टो काउंसिल बना दी है, उसका CEO इम्पोर्टेंट अपॉइंट कर लिया है, बिलाल साहब, साकिब साहब। आपका 2000 मेगावाट बिजली आपने दे रहे हैं उनको सस्ती प्राइस पे माइनिंग के लिए, 8 सेंट्स में, 7 सेंट्स में। लेकिन ये स्टेट बैंक के जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए थे, उन्होंने बड़ा साफ करा ये इलीगल है, SECP भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो मैंने कहा कि आपके यहाँ ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बने जिसमें क्रिप्टो के ऊपर बड़े वाजी डायरेक्शन हो, और क्लियर हो कि हमें ये पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल है या नहीं है। क्योंकि लोग ये सब कुछ सुन के धड़ाधड़ बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उनके जहनों में यह है कि ये जैसी रजिस्टर्ड होगी और रेगुलराइज होगी, इसकी कीमत टूट करेगी और हमें फायदा होगा। जबकि वो रिजर्व रखने वाले हैं वो तो कहते हैं ये लीगल नहीं है। तो ये कंफ्यूजन थे, मैंने उठाए थे, आज सब अखबारों में डॉन में भरा हुआ है, और हम इसको चाहते हैं इसकी क्लैरिफिकेशन, और लिहाजा हमने बिलाल साकिब साहब को बुलाया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी में, और उनसे और उनके मुतल्लिका जो मेंबर्स हैं उनसे हम पूछेंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान में
लेन देन ट्रांजैक्शंस जो है वो लीगल है या नहीं लीगल है। मैं ठीक हो गया। मिर्जा इख्तियार बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया। राशिद हाशमी साहब के पास आऊंगा। राशिद साहब फरमा दें कि किस तरीके से जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बेहतर हो सकते हैं, किस तरीके से मुल्क में जो है वो स्टेबिलिटी आ सकती है। मईशत बेहतर होने का दावा तो कर रही है हुकूमत, जब से आई है साल भर से ज्यादा होने को है, मगर आम आदमी को इसका रिलीफ कब मिलेगा? आखिरी जो है वो 2 मिनट है हमारे पास सर। देखें जी, इसमें इन्होंने मिर्जा साहब ने वो क्रिप्टो काउंसिल की बात की, तो मेरे ख्याल में एक इंतहाई एक ऐसा इकदाम है कि अगर इन चीजों को रेगुलराइज किया जा रहा है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन पाकिस्तान में बन रहे हैं, तो इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है कि बजाय इसके कि सारा रकम जो है वो ऑलरेडी जो लोग यूज कर रहे हैं वो काले धन में इस्तेमाल हो, तो अब उसको एक चैनलाइज करके एक अच्छे तरीके से आपके जो टैक्स नेट में भी लाया जाएगा। उनके जरिए जो हमारी जो एक्सेस चीजें हैं, जिस तरह आपने अभी बात की, वो उन्होंने कि 2000 मेगावाट जो बिजली है उसको जो भी कहीं पे यूटिलाइज किया जा सकेगा, अगर वो हमारे इस्तेमाल में नहीं है तो मेरा ख्याल है इससे तो अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कि आप बात कर रहे हैं कि जो हुकूमत दावे कर रही है कि इकोनॉमी में बेहतर है। देखें जी, हुकूमत दावे नहीं कर रही। आप जो हमारे रिजर्व्स की पोजीशन देख लें, हमारी जो है जीडीपी की पोजीशन देख लें, हमारा जो बढ़ता हुआ जो है एक इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ट्रस्ट ऑफ लोकल बिजनेस इन्वेस्टर्स जो है वो, और ना सिर्फ लोकल बल्कि बाहर के बिजनेस इन्वेस्टर्स भी हैं जो वो, आप ये देखें कि जिस तरह एक जंग के बाद की सूरत इवॉल्व हो रही है, पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह ताला इज गोइंग टू बिकम एन एशियन टाइगर इंशाल्लाह ताला। देखें, अब हमारे पास सिर्फ एक ही चैलेंज रह गया कि वो ये है कि मुल्क की जो है वो इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी बेहतरी के ट्रैक पे है, जंग के बाद इंशाल्लाह ताला वो जंगी बुनियादों पे इंशाल्लाह ताला जब इन चीजों को भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में चीजें जो है वो ऑल टुगेदर जो है वो एक बहुत बेहतर नजर आएंगी इंशाल्लाह ताला जी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद हाशमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपना तज़िया पेश किया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब जबकि ज़फ़र मोती वाला साहब, आप तमाम गेस्ट का नाजरीन बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आइंदा बजट के में जो तजावीज़ सामने आ रही हैं वो एक तरफ महंगाई से आम के लिए कुछ रिलीफ का अंदिया दे रही हैं, तो दूसरी तरफ टैक्स नेट बढ़ाने की संजीदा कोशिशें भी दिखाई दे रही हैं। ताहम असल इम्तिहान उन फैसलों के अमली इतलाक का है। अवामी रिलीफ तब भी मुमकिन है जब बजट सिर्फ अदाद व शुमार का मजमुआ ना हो, बल्कि इसके असरात आम शहरी पर की जिंदगी में जो है वो महसूस किए जा सके। देखना यह है कि यह बजट आवाम दोस्त साबित होता है या सिर्फ एक और वक्ती फाइनेंशियल प्लान साबित होगा। इसी के साथ अपने मेजबान शाहरुख शाह को टीम के अबरा इजाजत दीजिए। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।